नमस्कार, स्वागत है आपका अजीत अंजुम जी के प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं नीलू व्यास। चुनाव के नतीजे आ गए हैं और अब मोदी जी तीसरी बार शपथ लेने की तैयारी कर रहे हैं। शपथ लेने के पहले क्या क्या चीजें इस समय हो रही हैं? जो संपूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं मिला है, यानी कि बीजेपी एक पंगु सरकार होगी, जो कि आत्मनिर्भर सरकार नहीं है। वो निर्भर करेगी, अब डिपेंड करेगी कुछ ऐसे एलाइज पर जिनका विश्वास करेंगे तो मुश्किल है और नहीं करेंगे तो मुश्किल है। बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं इस चुनाव में, और इसका मतलब कि 272 का आंकड़ा वो अपने आप क्रॉस नहीं कर पाई, तमाम मोदी जी के दावों के बावजूद कि हम 370 सीट्स लेकर आएंगे अपने दम पर। अब हुआ क्या है, जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार का समर्थन उनको चाहिए, उनको चंद्रबाबू नायडू का समर्थन चाहिए, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को 16 लोकसभा सीटें मिली है और जेडीयू को 12 सीटें, यानी कि ये 28 लोकसभा सीट, इन दोनों पार्टी का समर्थन मोदी जी के लिए जरूरी है। और अगर एक भी पार्टी इनमें से समर्थन खींच लेती है तो मोदी जी की सरकार गिर जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि मोदी जी को मिलीजुली सरकार चलाने की आदत नहीं है। वो गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे तो संपूर्ण बहुमत था, जो चाहते थे वो करते थे। पिछले 10 साल में जब बीजेपी की केंद्र में सरकार थी तो अपार बहुमत उनके पास था, जो उनके मन में आया उन्होंने वो किया। विपक्ष को कुछ नहीं समझा और मीडिया को कुछ नहीं समझा। जितनी भी लोकतांत्रिक ताकतें हैं उनको खत्म करने की कोशिश की। अब भगवान ने, या विधि का विधान कह ले, कुछ ऐसा मैंडेट आया है जहां पर विपक्ष भी उतना ही मजबूत है जितना कि बीजेपी अपने साथियों के साथ, यानी कि अलाइज के साथ। अब ऐसी मिलीजुली सरकार को चलाने का जब अनुभव मोदी जी के पास नहीं है तो अलाइज हैं, ये अलाइज भी मोदी जी की फितरत बहुत अच्छे से जानते हैं। खासकर ये देखते हुए कि नवीन पटनायक के साथ क्या हुआ, शिरोमणि अकाली दल जैसे अलाइज के साथ क्या हुआ। बीजेपी उनके कंधों पर चढ़ तो जाती है, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में उन सारे अलाइज को धीरे धीरे खत्म कर देती है। ये भी एक वास्तविकता है। तो अब ऐसे में मोदी जी की सरकार कितने दिन चलेगी, इन एलाइज के लिए, यानी कि जो बीजेपी के घटक दल है एनडीए के, उनके लिए क्या सबक होगा, ये सारे अहम सवाल है। इससे इस समय हमारे साथ पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा है, जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता थे, लेकिन बीजेपी की बहुत सारी नीतियों से ना अग्री करते हुए उन्होंने अपने आप को बीजेपी से अलग कर लिया। लेकिन वाजपेयी जी के जमाना उन्होंने देखा था, जो कोलिशन जो सरकार थी उस समय, वाजपेयी जी ने सरकार कैसे चलाई थी, और अब हम मोदी जी की जो मिलीजुली सरकार है उससे क्या उम्मीदें कर सकते हैं। आज इस सब पर हम बातचीत करेंगे। यशवंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। धन्यवाद। सर, पहली तो थैंक आपकी यू। प्रतिक्रिया जानना चाहती हूँ कि ये जो मैंडेट आया है, इस मैंडेट से आप खुश हैं या कुछ आप और एक्सपेक्ट कर रहे थे? आपकी पहली प्रतिक्रिया, ये जो नतीजा आया है चुनाव का। भारत की जनता को सैल्यूट करता हूँ। सबसे पहले तो मेरी ये प्रतिक्रिया है कि मैं भारत की जनता को सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रतिक्रिया आप हमसे पूछ रही हैं, ये भारत की जनता ने चुनाव में अपनी प्रतिक्रिया दे दी। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि एक अत्यंत ही घमंडी व्यक्ति, जो कि सोच रहा था, अंत में उसने विश्वास कर लिया कि वो जो प्राकृतिक तरीका है उससे धरती पर आया ही नहीं है, वो तो भगवान ने उसको विशेष तौर पर भेजा है। और भगवान जब भेजता है तो अवतार बनाकर भेजता है, तो वो भगवान के अवतार के रूप में उन्होंने अपने को प्रोजेक्ट किया। लेकिन भारत की जनता ने इसको स्वीकार नहीं किया। आपकी हमारी बात पहले भी हुई थी और मैंने कहा था कि इस बार के चुनाव में कोई वेव नहीं है, कोई लहर नहीं है। ये एकदम बिना किसी लहर का चुनाव हो रहा है। और जब बिना लहर का चुनाव होता है तो उसमें क्या होता है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोग अपनी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, जो स्थानीय समस्याएं हैं, वो वोट करते हैं। तो अगर आप इस चुनाव के नतीजों को देखें तो आप यही पाइएगा कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने अलग अलग ढंग से वोट किया है। अब यूपी ने एक ढंग से वोट किया, महाराष्ट्र ने
लगभग उसी ढंग से वोट किया, यानी कि बीजेपी के खिलाफ। लेकिन मध्य प्रदेश देखिए तो सारी सीटें जो थी 29 की 29 वो चली गई भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो बहुत जगह भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीत ली। तो मैं ये कहूंगा कि पहला जो हम दृश्य देखते हैं वो ये है कि ये बिल्कुल लोकलाइज चुनाव है और नेशनल लेवल पर इसको हम एक एग्रीगेट कर लेते हैं, इकट्ठे लाते बिल्कुल हैं बिल्कुल। और एक नेशनल पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं। जब हम नेशनल पिक्चर देखने की कोशिश करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि भारत की जनता ने मोदी जी को रिजेक्ट कर दिया। जो जो पार्टी या पार्टी का नेता 65 सीटें या 63 सीटें हार जाए लोकसभा में, तो यही इंप्रेशन जाता है ना, क्रिएट होता है कि भाई वो हार गया। और इसलिए अगर बहुत से लोग इस देश में आज कह रहे हैं कि मोदी जी हार गए इस चुनाव को, तो वो सही कह रहे हैं, क्योंकि मोदी जी इस चुनाव को नहीं जीते हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू ने अच्छा नहीं किया होता, मान लीजिए आंध्र प्रदेश में, और मोदी जी को समर्थन देने के लिए तैयार नहीं हुए होते, तो मोदी जी की सरकार तो नहीं बनती नजर आती। उसी तरह नीतीश कुमार के पास 12 या 16 सीटें सहयोगियों को मिला के नहीं होती तो मोदी जी की सरकार तो नहीं बन रही थी इस बार। तो मोदी जी हारे। अगर इस पूरे चुनाव में आप देखें बिल्कुल कि ऑल इंडिया लेवल पर एक व्यक्ति कौन हारा है, तो मोदी जी। श्रीमान मोदी जी हारे हैं। लेकिन सवाल सर अब मोदी जी के हारने के आगे अब बढ़ता है, क्योंकि कल उन्होंने देखिए एनडीए की बैठक बुलाई और वो भी बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग के पहले। मुझे आपसे ये पूछना है कि क्या ये प्रोटोकॉल होता है? क्या वाजपेयी जी के ज़माने में जब उन्होंने भी मिली-जुली सरकार चलाई थी, तो क्या सारे घटक दलों को उन्होंने पहले जमा कर लिया था, जिस तरह से कल मोदी जी ने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दिया, उसके बाद सारे घटक दलों को बुलाकर एक प्रॉपर बैठक करी, भोज किया और अभी तक बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई नहीं है। लोग ये कह रहे हैं कि ये तो कन्वेंशन और प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन है। ये बहुत स्ट्रेंज बात है, बहुत ही अजीब बात है ये, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होनी चाहिए थी जिसमें मोदी जी को नेता चुना जाता। उसका नेक्स्ट स्टेप होता कि वो एनडीए की मीटिंग बुलाते हैं और एनडीए इस पर मुहर लगाती है, यानी कि एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी के भी वो नेता चुने जाते हैं। तब वो जाते हैं राष्ट्रपति भवन में और अपना क्लेम दायर करते हैं वहां पर। तो ये प्रक्रिया उन्होंने नहीं फॉलो करी है और वो उसका राष्ट्रपति भवन कारण चले आपको भी क्या गए। लगता है सर? उनको कारण इसका हाँ? आपको उसका कारण क्या लगता है? क्या उनके मन में कोई डर था? क्या वो ये काम बड़ा जल्दी से करना चाह रहे थे? क्यों इन्होंने ऐसा किया? नहीं, वो बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ करना चाहते हैं ताकि हारी हुई बाजी जो है वो फिर से वो नहीं हार जाए। हारी हुई बाजी को पलटना चाहते हैं और पलटने का उन्होंने ये तरीका सोचा कि भाई एनडीए घटक दलों को सबसे पहले बुलाओ, उनसे समर्थन की चिट्ठी ले लो और उसको फिर राष्ट्रपति भवन में भेजो। ये करना चाहिए था उनको, पहले उनको चुना जाना चाहिए था बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी के नेता के रूप, और तब उसका आगे आगे की ये कार्रवाई वो करते। तो ये नहीं नहीं, करके लेकिन उन्होंने यशवंत जी घोष। इस पर एक दूसरा जो लोग तर्क देंगे वो ये कहेंगे कि भाई मोदी जी ने ये सोचा कि इसके पहले कि इंडिया अलायंस चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को अपनी तरफ कर ले, इसलिए उन्होंने बहुत जल्दी से ये घटक दलों को बुला लिया। या तो एक एक्सप्लेनेशन ये है, दूसरा एक्सप्लेनेशन ये है कि क्या मोदी जी को डर है कि आरएसएस के अंदर से विरोध के सुर आ सकते हैं? क्या उनको तीसरा डर है कि बीजेपी के अंदर के लोग अब मोदी जी के खिलाफ होंगे, उसके पहले ही एनडीए जो अलाइज है उनका सपोर्ट जमा कर लो? आपको क्या लगता है कि क्या कारण है? मुझको लगता है कि तीनों जो बातें आपने कही हैं, तीनों कहीं ना कहीं अपने आप में सही है। ये तीनों प्रकार के डर मोदी जी को लगे हुए थे और इसीलिए वो बहुत असाधारण जल्दी दिखा रहे हैं पूरे मामले में। और पहले हमने देखा, खबर आई कि वो 8 तारीख को लेंगे शपथ, फिर खबर आई कि 9 तारीख को शपथ लेंगे। लेटेस्ट क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में वो शपथ लेना चाहते हैं। जो व्यक्ति आश्वस्त है अपनी संख्या के बारे में,
वो इतनी जल्दीबाजी नहीं दिखाएगा, वो आराम से सब कुछ करेगा और जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करेगा। वो प्रक्रिया, जैसा हम और आप अभी बात कर रहे थे, वो प्रक्रिया था कि पहले, सबसे पहले he has to be elected leader of the बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी, तब नेक्स्ट स्टेप शुरू होते हैं। लेकिन यशवंत सर, अब कल क्या हो सकता है? कल अगर बीजेपी, आज तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उनको बोला गया है कि आप दिल्ली रात तक पहुंचिए, सारे सीएम्स को बोला गया है कि वो पहुंचे। अब कल उम्मीद है कि शायद 10:30 बजे या 11 बजे के करीब ये कोई मीटिंग होगी। अब वो बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है, क्या है? आज नड्डा जी के घर पर अमित शाह और राजनाथ सिंह की भी एक बैठक हुई है, क्योंकि इन ये सारी चीजें हो रही हैं एक बैकड्रॉप में, जहां पर ये खबरें आ रही कि चंद्रबाबू नायडू अपनी एक लंबी सी विश लिस्ट लेकर गए हैं। उन्होंने ये कहा कि जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो टीडीपी का होना चाहिए, उनको कुछ क्रीमी पोर्टफोलियोज चाहिए। उसी तरह से जेडीयू ने अपनी डिमांड्स रखी हैं। जेडीयू ने तो आज ये भी कह दिया कि अग्निवीर स्कीम को रिव्यू किया जाए। अब ये सारी चीजें बीजेपी की पार्लियामेंट्री पार्टी की बैठक के पहले हो रही है, तो ये क्या संकेत है? और मान लीजिए कि कल बीजेपी के अंदर से विरोध के सुर होते हैं, जो अगर वो लोग ये कहेंगे कि नहीं भाई, मोदी जी नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री, या मोदी जी हमारे नेता नहीं इलेक्ट किए जाएंगे, फिर क्या होगा? नहीं, बीजेपी में नहीं समझता हूँ कि दम है किसी में कि आज की परिस्थिति में भी वो मोदी के नेतृत्व को चैलेंज करें। ये बहुत ही एक अजीब कमजोर स्थिति है उस पार्टी में, जो बाकी नेता हैं उनकी। लेकिन मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि उस पार्टी की दुर्गति ये आज हो गई है कि हारे हुए मोदी जी को भी कोई चैलेंज करने की स्थिति में नहीं है। इतना डर कह लीजिए या वर्चस्व कह लीजिए मोदी जी का अभी भी कायम है। तो बीजेपी के अंदर से मैं कोई चुनौती उठता हुआ नहीं देख रहा हूं। हाँ, ये जरूर है कि दोनों घटक दल जो है, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार खास तौर पर, और एक खरबूजा को देखकर दूसरा खरबूजा शायद रंग बदलता है, कहावत है ना। तो नीतीश देखेंगे चंद्रबाबू नायडू ज्यादा बार्गेनिंग कर रहे हैं तो वो भी अपनी मांग बढ़ाएंगे, तो ये कॉम्पिटिटिव डिमांड की सिचुएशन पैदा हो जाएगी, हो गई होगी शायद। अब आपने कहा कि मुझे अनुभव है कुछ अटल जी की सरकार 22 दलों के समर्थन से चल रही थी और उसमें चंद्रबाबू नायडू बाहर से समर्थन दे रहे थे, लेकिन उस समय भी उन्होंने इंसिस्ट किया कि लोकसभा का स्पीकर उनकी पार्टी का होगा और वो बाल योगी जी उनकी पार्टी के जो थे उनको इलेक्ट किया गया स्पीकर। दुर्भाग्य की बात है कि कुछ दिनों के बाद उनके एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई, फिर दूसरा कोई बना। लेकिन मैं अपने अनुभव, क्योंकि मैं वित्त मंत्रालय में था, चंद्रबाबू नायडू क्या करते थे? चंद्रबाबू नायडू मेरे पास आते थे अपने 5-7 एमपीज को लेकर और मुझसे आंध्र प्रदेश के लिए डिमांड करते थे कि ये चीजें मुझे मिलनी चाहिए। और चूंकि अब मिली जुली सरकार थी, इनका समर्थन बहुत बहुमूल्य था, नहीं तो सरकार गिर जाती। तो इसलिए हम लोगों को बहुत सारे केसेस में उनकी डिमांड जो है, जो अनरीजनेबल भी होती थी, उसको स्वीकार करना पड़ता था, नहीं तो सरकार चली जाती। मैं एक उदाहरण आपको देता हूं। इंश्योरेंस सेक्टर का रिफॉर्म मैंने किया वित्त मंत्रालय में और इंश्योरेंस सेक्टर को खोल दिया प्राइवेट सेक्टर के लिए। उसके पहले इंश्योरेंस सेक्टर जो था वो पूरी तरह से सरकारी था। जब इंश्योरेंस सेक्टर खोला मैंने, तो चंद्रबाबू नायडू मेरे पास आए और आकर उन्होंने कहा कि जो हमने इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IRDA बनाई है, उसका मुख्यालय हैदराबाद में होना चाहिए। एकदम ये शर्त है, इसको मानना ही पड़ेगा आपको। खैर, हम लोगों ने शर्त को स्वीकार किया कि चलिए ठीक है, दिल्ली में तरह तरह की दिक्कतें भी हैं, तो थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन हो जाए, ये बॉडी वहां पर चली जाए हैदराबाद। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति उसको हेड करेगा वो भी हमारा नॉमिनी होना चाहिए, उसको भी स्वीकार किया गया। तो आंध्र प्रदेश काडर के एक IAS अफसर को उन्होंने फिर उसका कहा कि इसको चेयरमैन बनाया जाए, उसको चेयरमैन बनाया गया। तो एक उदाहरण मैं ये दे रहा हूं कि ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाएगी।
कि चंद्रबाबू नायडू ने स्पीकर का डिमांड किया और उसको मोदी जी मान गए और काम फिर आगे चलने लगा। पोर्टफोलियोज में क्या होगा अगर वो सरकार के अंदर आते हैं। लेकिन मैं दूसरी बात जो कह रहा था कि डिमांड या नहीं खत्म होगा, डिमांड सुन के लगातार चलते रहेंगे। प्राय रोजमर्रे के आधार पर चंद्रबाबू नायडू भारत सरकार से, मोदी जी से डिमांड करेंगे, उनके मिनिस्टर से डिमांड करेंगे कि आप ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, और उसके बैकग्राउंड में ये थ्रेट रहेगा कि अगर आप नहीं करते हैं तो मैं सरकार से अपना समर्थन वापस ले लूंगा। तो ये चंद्रबाबू नायडू का व्यक्तित्व है, और उसको इतनी नजदीक से कोई नहीं जानता है जितनी नजदीक से मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने झेला है इसको। तो आज चंद्रबाबू नायडू बदल जाएंगे थोड़ी। मोदी जी बहुत संकट में घिर गए हैं। नीतीश बाबू भी आसानी से मानने वाले नहीं हैं। उनकी भी डिमांड्स होगी, चंद्रबाबू नायडू की डिमांड होगी, डेली बेसिस पर डिमांड होगी, और मोदी जी बिल्कुल पंगु बनकर सरकार में प्रधानमंत्री बने रहेंगे, और ये दोनों जो चाहेंगे वो काम करवाएंगे उनसे। लेकिन यशवंत जी, अब ऐसे में अगर इतना ज्यादा ये घटक दल अगर असर्ट करने लगेंगे अपनी अथॉरिटी को, जो मन में आया वो उस तरीके की अनरीजनेबल डिमांड्स करेंगे, और बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो पूरी तरह से उन पे डिपेंडेंट है। ऐसे में क्या मोदी का तीसरा कार्यकाल 5 साल चलेगा या नहीं चलेगा? मुझे बहुत संदेह है। एक तो मैं जैसा जानता हूं कि मोदी जी का व्यक्तित्व ही नहीं है कि वो सबको साथ लेकर चले। वो तो अकेला चलो में विश्वास करते हैं। गुजरात में भी अकेला चलो में विश्वास करते थे। यहाँ 10 साल उनको अपनी मेजॉरिटी रही भारतीय जनता पार्टी की, तो सब लोगों को बिल्कुल एक तरह से गुलाम बनाकर उन्होंने एक छत्र शासन किया। ये पहली बार होगा कि उनको अलाइज के साथ मिलके, सहयोगी दलों के साथ मिलके सरकार चलानी होगी, और उनका स्वभाव नहीं है, प्रेशर में काम करने का स्वभाव नहीं है। अटल जी का स्वभाव था सबको साथ लेकर चलने का, इसलिए 22 दलों का जो वो गठबंधन था वो चल पाया, पूरे कार्यकाल को उसने पूरा किया। मोदी जी का वो व्यक्तित्व नहीं है। इसलिए मैं समझता हूं आज के दिन कि जब तक कि मोदी जी के स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता है, तब तक इस सरकार में रोज कोई ना कोई क्राइसिस होती रहेगी, और मोदी जी जो भी करना चाहते हैं उसको करने में उनको बहुत कठिनाई का सामना करना। और लेकिन क्या होता है, मोदी जी एक कितना एक बात एडजस्ट और हो मैं गए? कह दूं जी कि जी सर। कि ये केवल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बात नहीं है। छोटे हम्म। छोटे जो दल मोदी जी को समर्थन दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं आंख दिखाना शुरू करेंगे कि भाई आप ये हमारी बात मानो, नहीं तो हम चले। इसलिए परिस्थिति बिल्कुल बदल जाएगी, और मोदी जी के अपने स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन लाना पड़ेगा। ये संभव होगा कि नहीं, ये समय बताएगा। लेकिन मोदी जी का जो नेचर है उसको देखते हुए कि भाई उनके साथ उनके कैमरे के फ्रेम में अगर कोई खड़ा हो जाता है तो उनको दिक्कत होती थी। उनको दिक्कत होती थी अगर उनको कोई माला पहना रहा है तो उस माले के अंदर वो किसी और नेता को वो देख ही नहीं सकते थे, ऐसा भी देखने को मिला। कोई भी उनके सामने आ जाए उसको वो हटा देते थे। इस तरीके का जो एक आचरण उनका देखने को मिला है, तो आपको लगता है कि जिस मूल-चूल परिवर्तन की आप बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति केवल और केवल सत्ता में बने रहने के लिए क्या वो अपना आचरण बदलने की कोशिश करेगा? और वो एक ऐसी एज में है, ये सब तो अंदर अंदर से आदतें होती हैं कि आप कितना अकोमोडेट कर सकते हैं, कितने आप फ्लेक्सिबल हैं, कितना आप लोगों से बात करने के लिए तैयार होंगे। तो किसी को विश्वास नहीं होता कि मोदी जी भी इतने बदल सकेंगे। क्या वो बदल पाएंगे? देखिए, सत्ता के लिए मोदी जी किसी हद तक जा सकते हैं। जो व्यक्ति ये कह सकता है कि मां के मरने के बाद हमको ये प्रतीत हुआ कि हम बायोलॉजिकली आए ही नहीं इस दुनिया में, उस व्यक्ति के बारे, स्वभाव के बारे में क्या कहा जाए। मुझे लगता है कि मोदी जी सत्ता के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। सत्ता में बने रहने के लिए उनको कॉम्प्रोमाइजेस करना पड़ेगा तो वो करेंगे, क्योंकि सत्ता के बाहर जाना मोदी जी की जैसे व्यक्ति को के लिए संभव नहीं है। सत्ता के बाहर जाने पर बहुत तरह की समस्याएं हो जाएंगी।
और इसलिए वो सब कुछ बर्दाश्त करके एक, पता नहीं आपने वो दृश्य देखा कि नहीं, मुझे तो लगा कि दोनों में शायद हाथापाई हो रही है, कि वो बैठ रहे थे और चंद्रबाबू नायडू को खींचकर अपनी जी बगल जी, की वो क्लिप कुर्सी देखी थी मैंने। पर हाँ। मैं देखी थी ना। हमको जब वो दृश्य मैंने पहली बार देखा तो मैंने कहा हो क्या रहा है इन दोनों के बीच में, हाथापाई की नौबत आ गई। लेकिन वो एक्चुअली उनको खींच के अपने बगल में बैठा कुर्सी पे रहे। बैठा है। हाँ, तो ये वो आदर का भाव दिखा रहे थे चंद्रबाबू नायडू के प्रति। तो मोदी जी को अपने स्वभाव में, जैसा मैंने कहा, आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन बहुत मोदी जी कर सकते हैं सब कुछ दुनिया में, मोदी है तो मुमकिन है। तो ये भी मुमकिन होगा कि मोदी जी एक नए रूप में देश के सामने अब आएंगे। लेकिन नए रूप में यशवंत सर, क्या वो मुसलमानों को घुसपैठिया कह पाएंगे? क्या वो मुसलमानों के समुदाय को ये बोलेंगे कि वो समुदाय है जो बहुत ज्यादा बच्चे पैदा करता है? कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपकी भैंस चुरा कर ले जाएगी, मंगलसूत्र, मछली, मटन, अब क्या वो सब जो बातें हैं वो इतिहास के एक पन्ने में दर्ज हो गई है? मोदी जी क्या कभी ये हिंदू मुसलमान की राजनीति अब करेंगे? एक बात कहना आप भूल गए कि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी के मैनिफेस्टो में लिखा जी हुआ जी, है कि 5% रिजर्वेशन। मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। अब चंद्रबाबू नायडू क्या कहेंगे, इससे पीछे हट जाएंगे। मोदी जी क्या कहेंगे? मटन, मछली और मंगलसूत्र कहने वाला व्यक्ति अब क्या कहेगा चंद्रबाबू नायडू को? तो समस्याएं हैं, गंभीर समस्याएं हैं। और इसमें हम लोग चंद्रबाबू नायडू के ऊपर बात करने में बहुत समय लगा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि बिहार के पलटू राम को कम करके मत आंकिए। वो भी अपने ढंग से उनको एक्सट्रैक्ट करने आता है अपनी कीमत। अब बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा क्या मोदी जी दे पाएंगे? और नीतीश जी अगर मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं, सरकार में भाग ले रहे हैं, तो क्या इस मांग को ड्रॉप कर देंगे? वो सत्ता में बने रहने के लिए, मंत्री की कुर्सी पाने के लिए, क्या वो इतना जो उनका डिमांड रहा है शुरू से कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या उस डिमांड को ड्रॉप कर देंगे? और ड्रॉप करते हैं तो लोग पूछेंगे उनसे कि भाई आपने इस डिमांड को क्यों ड्रॉप कर दिया? और नहीं ड्रॉप करते हैं तो मोदी जी को उनको कहना चाहिए कि भाई आप 3 महीने के भीतर ये करके हमको दो। तो नहीं, लेकिन बिहार से भी समस्या आने वाली है। नहीं, 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 आप ठीक कह रहे हैं कि बिहार से भी समस्याएँ बहुत सारी आएँगी, लेकिन ये जो दोनों घटक दल हैं या फिर जो बाकी 1 सीट वाले या 2 सीट वाले भी घटक दल हैं, वो सब अपनी डिमांड्स लेकर आएँगे। लेकिन मैं खासकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों के बारे में बात करना चाहती हूँ कि क्या इन एलाइज़ को ये नहीं दिख रहा है कि मोदी जी ने बाकी घटक दलों का क्या हश्र किया है? चाहे वो नवीन बाबू हो, नवीन बाबू उन्होंने 5 साल किया, लेकिन अब देखिए नवीन बाबू का एक वीडियो निकाला चुनाव के दौरान और देखिए कहां पे लाकर नवीन पटनायक को उन्होंने पटक दिया। क्या ये चीज नीतीश कुमार को नहीं दिख रही है या फिर चंद्रबाबू नायडू को नहीं दिख रही है? वही हाल उन्होंने शिरोमणि अकाली दल का किया। आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। और एक ये बहुत भारी ट्रेजेडी है इंडियन पॉलिटिक्स की आज के दिन, कि श्रीमान नवीन पटनायक जी लगातार अलग दल होते हुए भी लगातार समर्थन करते रहे मोदी जी का और उनकी सरकार का। पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के बाहर, उड़ीसा, सब जगह वो लगातार मोदी जी का समर्थन करते रहे। और जब मोदी जी को लगा, और मैंने इस पर एक ट्वीट भी किया है, कि मोदी जी को लगा कि उनको निकल जाने का टाइम आ गया है, तो निकल जाने में उन्होंने 1 सेकंड की भी देरी नहीं की और नवीन पटनायक उन्होंने कहीं का नहीं छोड़ा। पूरे 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 उड़ीसा के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया। विधानसभा में उनको बहुमत मिल गया। पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा उनके लोग चुनकर आए वहां से। नवीन पटनायक को एक भी सीट नहीं मिली। तो नवीन पटनायक को कहीं का नहीं छोड़ा। उसके बाद आपने अकाली दल का उदाहरण दिया और कई भी उदाहरण है कि मोदी जी के न दोस्ती भली न दुश्मनी भली। वो दोस्ती जो है उनकी, वो शायद दुश्मनी से ज्यादा खतरनाक। मैं लेकिन सुरक्षित हूं आज के दिन, बिल्कुल क्योंकि मैं यशु उनके जी, साथ लेकिन मिला नहीं। हाँ,
लेकिन यशवंत जी, अब इसी साल, अब ये कुछ महीने हो सकता है कि इस मिली-जुली सरकार को वो चलाएँ, कैसे भी चलाएँगे, हो सकता है वो एडजस्ट भी करें, फ्लेक्सिबल भी हो जाएँ। लेकिन आने वाले महीनों में महाराष्ट्र में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, ये वो 2 राज्य हैं जहाँ पर इस तरीके की एक आभास है कि वहाँ पर नॉन बीजेपी, नॉन एनडीए की सरकार वहाँ पर जीत जाएगी। और जिस तरीके का भी परफॉर्मेंस है महाराष्ट्र में, बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस था बीजेपी का। हरियाणा में भी 5-5 वाला फिगर था, जो कि कह रहे हैं कि कांग्रेस जब हरियाणा में असेंबली इलेक्शन आराम से जीत सकती है, इस तरीके का पॉलिटिकल लैंडस्केप इन दोनों राज्यों में दिख रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि जो मोदी जी का जो ऑरा है, मोदी जी का जो वर्चस्व है, वो और कम हो जाएगा इन अगर 2 राज्य बीजेपी हारती है। उसके बाद क्या होगा? क्या बीजेपी के अंदर आपको लगता है कि बगावत के सुर हो सकता है कि बीजेपी के लोग अभी चैलेंज नहीं कर पा रहे हो, जैसा कि आपने कहा कि अभी किसी की हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसे-जैसे बीजेपी राज्य खोती जाएगी, तो क्या बीजेपी के अंदर से जो बगावत के सुर हैं, आपको लगता है कि वो बढ़ते जाएँगे और फिर लोग बोलेंगे कि भाई मोदी जी की क्या ज़रूरत है, किसी और को बनाओ? ये हो सकता है। अभी जो आपने बात कही कि बहुत दिन नहीं, कुछ महीने के बाद ही इन 2 राज्यों में चुनाव है और हरियाणा, महाराष्ट्र विशेषकर बहुत इम्पोर्टेंट है और सारे इंडिकेशंस ये हैं कि महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बनेगी। तो महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बनती है, हरियाणा ये लूज़ कर जाते हैं, तो मोदी जी का कद और छोटा होगा और जब छोटा हो जाएगा कद, तब बीजेपी के अंदर से, तब आरएसएस के अंदर से ये आवाजें उठ सकती हैं कि अब मोदी जी को छोड़ देना चाहिए, किसी और नेता को इनके स्थान पर नेता बनाना चाहिए, प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और शायद इनके जो विरोधी दल हैं, इनके जो सहयोगी दल, सबको ये ज़्यादा स्वीकार्य भी। मोदी जी ने जिस तरह ट्रीट किया है ना, वो अभी इसी चुनाव के दरमियान, इसकी आगे पीछे की बात आप छोड़ दीजिए, इसी चुनाव में वो इस तरह बोल रहे थे एज इफ देयर इज नो टुमारो। लग रहा था ना कि इसके बाद, चुनाव के बाद क्या, चुनाव के बाद तो इन्हीं लोगों के साथ रहना, तो भाई यही विपक्ष रहेगा, सब कुछ होगा। लेकिन केवल मोदी जी ही नहीं, बीजेपी के अन्य कई नेता थे जो इस गरूर से भरे हुए थे। स्मृति ईरानी का केस ले लीजिए, हार गई वहां पर अमेठी से एक ऐसे व्यक्ति से जो वहां पर चुनाव मैनेजमेंट करता था, राहुल गांधी का, और राहुल गांधी का उन्होंने हरा दिया तो ऐसा लगा कि विश्व विजय कर लिया। तो ये गरूर जो था, ये घमंड जो था, वो केवल मोदी जी तक सीमित नहीं था और बहुत लोग थे, हैं बीजेपी में, जो इससे प्रभावित थे। उन सब लोगों को अपने स्वभाव में परिवर्तन करना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड में परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या वो कर पाएंगे? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गठबंधन की सरकार चलाना बहुत ही मुश्किल काम है और केवल चंद्रबाबू नायडू की वजह से नहीं, बहुत सारे जो एमपीज हैं उनका डिमांड जो है वो आएगा, पार्टी के भीतर के एमपीज का, पार्टी के बाहर के एमपीज का। मैं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू एज लीडर्स ऑफ पार्टीज की बात नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि मंत्रियों को, प्रधानमंत्री को रोजमर्रे की बेसिस पर एमपी से डील करना पड़ता है, अपनी पार्टी के एमपीज और दूसरी पार्टी और खास करके सहयोगी दलों के एमपीज के साथ। और अगर उसमें आपने नाराज किया एमपीज को, तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा आपको लोकसभा के अंदर। तो बहुत तरह का डायनामिक्स जो है वो बदल जाएगा पहले की तुलना में, भविष्य जो हमारे सामने दस्तक दे रहा है। आज यशवंत जी, राहुल गांधी ने आज एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आप तो वित्त मंत्री रहे थे, तो आपसे अच्छा स्टॉक्स को शायद कोई नहीं समझेगा। जो स्टॉक्स की जो मार्केट वॉलेटिलिटी है, उस पर आज राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा कि इस पर एक जेपीसी की वो डिमांड करते हैं कि जिस तरीके से 4 जून को जिस दिन नतीजे आए थे और उस दिन मार्केट की वॉलेटिलिटी दिखी थी, उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के पास इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट थी, उनको ये पता था कि उनके कितने आंकड़े, कितनी उनको सीटें मिल रही हैं, 220 तो उनके इंटरनल पार्टी के सर्वे ने कह दिया था। तो इन्वेस्टर्स ने, एग्जिट पोल हुआ, एग्जिट पोल के बाद इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया, लोगों ने खूब पैसे कमाए और जिस दिन नतीजे आए उस दिन पूरा मार्केट क्रैश कर गया।
अब आज राहुल गांधी का कहना है कि ये सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट का स्कैम है जिस पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए, यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच इस पर होनी चाहिए। आपका क्या कहना है सर? और इसके अलावा भी मतलब जिस तरीके की मार्केट वॉलेटिलिटी दिखी, केवल और केवल भाई इन्वेस्टर्स को क्या आपको लगता है कि अंदर से बताया गया होगा कि भाई आप इन्वेस्ट कर लो, बीजेपी तो हार ही रही है, तो क्या ये बड़ा स्कैम नहीं है? आज राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कितना सही आपको लगता है? मैं राहुल गांधी से 100% सहमत हूँ। मैंने भी मार्केट का ये उतार चढ़ाव देखा, भयंकर उतार चढ़ाव, और मुझे अपने मन में कोई संदेह नहीं है कि एग्जिट पोल्स डॉक्टर थे, सारे के सारे मैनेज्ड एग्जिट पोल्स थे, और उसके बाद मार्केट का चढ़ना, डिलिबरेटली मार्केट को चढ़ाया गया एग्जिट पोल्स के बाद। तो एग्जिट पोल्स पहला कदम जिसको कुछ लोगों ने कंट्रोल किया, उसके बाद मार्केट को चढ़ाना उन्हीं लोगों ने कंट्रोल किया, फिर मार्केट को गिराना उन्हीं लोगों ने गिराया, फिर मार्केट को चढ़ाना, ये काम जो उन्होंने किया, और ये वायलेंट अपसर्ज हुआ, डिक्लाइन, एंड ये जिसको कहते हैं फ्लक्चुएशन जो मार्केट में हुआ, ये भयंकर हुआ। 4000 पॉइंट गिर रहा है सेंसेक्स, 2000 पॉइंट निफ्टी गिर रहा है, ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, जैसे कोई कंट्रोल ही नहीं है, और नहीं सेबी यशोद ने जी, कुछ एक नहीं चीज किया। और भी है। प्रधानमंत्री ने एक बिजनेस पेपर को जब इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि देखिएगा आप जब नतीजे आएंगे उसके बाद स्टॉक मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा। आज उसी बात को राहुल गांधी ने कहा है कि भाई क्या उनको पता था, और इस पर जेपीसी की जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कैसे इस पर जांच बिल्कुल, होगी? क्या केवल और बिल्कुल, केवल जेपीसी से ही पता चल पाएगा? देख बिल्कुल जांच होनी चाहिए, और पार्लियामेंट में तुरंत ये डिमांड उठना चाहिए कि हम स्टॉक मार्केट्स का पूरा जो फंक्शनिंग है, इसको लेके एक बढ़िया टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाया जाए, और वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया जाए, और उसके बाद जेपीसी की जांच हो। जेपीसी की जांच में बहुत सारी चीजें खुलती हैं। मैं तो खुद जेपीसी फेस भी कर चुका हूँ, जेपीसी का सदस्य भी रहा हूँ, 2-3 जेपीसी का, और मैं जानता हूं कि जेपीसी से कितना फायदा होता है पूरे सिस्टम को। 1992 में जो हर्षद मेहता का स्कैम हुआ था, उसके बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, और उसका भी मैं सदस्य था, उस समय से मैं देख रहा हूं। फिर जब मैं वित्त मंत्री था तो केतन पारिक वाला स्कैम हुआ था, उस पर भी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का डिमांड हुआ, और हम लोग सरकार में थे, हम लोग मान गए। तो जेपीसी 2G स्कैम में जेपीसी बना था, जिसका भी मैं सदस्य था। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी एक बहुत यूजफुल इंस्ट्रूमेंट है पार्लियामेंट के हाथ में, जो इस तरह की चीजों की जांच कर सकती है। केवल सीबीआई जांच से या सेबी की जांच से ये सारे मामले जो भी है वो खुलकर सामने नहीं आएंगे जब तक जेपीसी के द्वारा जांच नहीं होगी। और मैं मानता हूं कि मार्केट में भारी स्कैम हुआ है, भयंकर स्कैम हुआ है। अब कुछ लोगों ने अनाप शनाप पैसा बनाया है इसमें, इसलिए इसमें तो जेपीसी की जांच होनी ही चाहिए। यशोद जी, एक चीज आज और राहुल गांधी ने जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा कि भाई प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर यानी कि अमित शाह कौन होते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए उन 5 करोड़ इन्वेस्टर्स को, कि भाई आप यहाँ पर पैसे लगाइए। इस तरीके की उन्होंने बात कही है कि क्या उनकी जॉब है, क्या उनकी क्या जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके से इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दे। और फिर जो मोदी जी ने इंटरव्यूज दिए थे वो एक ही बिजनेस हाउस को दिए थे, और उन्हीं के मीडिया आउटलेट्स ही जिन्होंने उनको इन्वेस्टिगेशन इंटरव्यूज दिए, और वो अंडर सेबी के इन्वेस्टिगेशन में भी है। तो इन सारी बातों को आज रेज किया है राहुल गांधी ने। तो आपको क्या लगता है? और उन्होंने ये भी पूछा है कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन द बीजेपी एंड द फेक एग्जिट पोलस्टर्स, इस सवाल को भी उठाया है। और जो डूबियस फॉरेन इन्वेस्टर्स आए थे वो मीडिया कंपनीज जिन्होंने एग्जिट पोल को किया, और उनका कनेक्शन बीजेपी से। क्या ये आपको लगता है कि ये सारी चीजें लिंक्ड है? सारी चीजों की जांच जेपीसी के द्वारा होनी चाहिए। और देखिए, इस मुल्क में एग्जिट पोल जो है वो मजाक बन के रह गए हैं। आप इससे सहमत होंगे कि एग्जिट पोल्स मजाक बन गए हैं। कुछ भी अनाप शनाप कर दो, 400 पार अगर सरकार ने कहा है, मोदी जी ने कहा है, तो आप दिखा दो 400 पार। दूसरे दिन मार्केट में जाकर और उसको रेस कर दो, तीसरे दिन मार्केट को गिरा दो,
चौथे दिन नतीजे आ जाएंगे तो उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी, फिर मार्केट का जो होगा सो होगा। इसमें न केवल राजनीति हो रही है बल्कि इसमें भयंकर स्कैम भी हुआ है, और इसलिए मैं राहुल गांधी से सहमत हूं कि इसमें जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जांच होनी चाहिए, उसमें एग्जिट पोल को भी इंक्लूड करना चाहिए। किस लेकिन आधार पर एग्जिट पोल? मान लीजिए कि अमित शाह और मोदी जी की कल्पेबिलिटी इसमें प्रूव हो जाती है जेपीसी होने के बाद। अब तो जेपीसी का गठन हो सकता है हो भी जाए, क्योंकि अब विपक्ष भी बहुत ज्यादा कॉम्बैटिव होगा, उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, हो सकता है कि मजबूरीवश उनको करना पड़े, और भी घटक दल इसके लिए अगर तैयार हो जाते, तो आपको क्या लगता है कि मोदी जी के जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो राफेल से जुड़ा मामला है, चाहे फिर वो पीएम केयर्स फंड का मामला है, वैक्सीन का मामला है, क्या फिर इन सारी चीजों पर इसी तरीके की अब जेपीसी का गठन की मांग आपको लगता है कि बढ़ जाएगी? सारी चीजों पर नहीं हो, इसमें से एक पर भी जेपीसी बन जाए ना तो उनको घर भेजने के लिए काफी है। यानी उसके कि मोदी, बाद, नहीं हाँ, घर उसके भेजना बाद मतलब व्यक्तिगत रूप से मैं आप, नहीं जब आपने आप दो कह रहे हैं कि व्यक्तियों का उनको नाम, घर भेजने के लिए, यानी कि उनको जेल भी हो सकती है। अब घर में जो भी आप इंटरप्रिटेशन कीजिए, बहुत लोगों का घर आजकल जेल घर बना हुआ है ना। मोदी जी को बहुत प्रसन्नता होती है दूसरों को जेल भेजकर, तो खुद भी अपनी ये प्रसन्नता जो है वो खुद महसूस कर लेंगे शायद। लेकिन वो आगे की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि पहले जेपीसी बने, और जेपीसी कल्पेबिलिटी जो है और इसमें जिन लोगों ने भूमिका निभाई है उन सब की भूमिका की जांच होनी चाहिए। ये सरकार का काम नहीं है, सरकार के मंत्रियों का, प्रधानमंत्री का काम नहीं है। वो इन्वेस्टर्स को एडवाइस दे कि क्या करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और खास करके उस सरकार के लोग जिनकी सांठगांठ जो है वो वेल नोन है, एक इंडस्ट्रियल हाउस के साथ, एक कॉरपोरेट के साथ। तो इसमें बहुत बड़ा खेला हुआ है, और मुझे लगता है कि इसमें जांच तो जरूर होनी ही चाहिए, और उसमें एग्जिट पोल्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। जितने लोगों ने एग्जिट पोल किया सबको जेपीसी के सामने, पार्लियामेंट के सामने बुलाना चाहिए और उनसे सवाल पूछना चाहिए, क्या तुम्हारा तरीका था, किस तरह तुम इस नतीजे पर पहुंचे कि 400 पार होगा। नहीं तो ये खेल जो है भारत के प्रजातंत्र के लिए आने वाले दिनों में खतरनाक होगा। जो भी शासन में होगा वो अपना चला देगा, इस तरह का खेल नहीं होना चाहिए। अंत में सर, अब मोदी जी की ये सरकार कितने दिन चलेगी, वो कैसे चलाएंगे, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं कि अब वो कैसे चलाएंगे, ये अब शायद समय बताएगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं मोदी जी को कोई राय देने के लिए, कोई मशवरा देने के लिए, क्योंकि आपने वाजपेयी जी का जमाना देखा है, तो कम से कम उनको एक दो एडवाइस दे दीजिए चलते चलते कि भाई उनको क्या करना चाहिए, जिससे कि वो थोड़ा संभल जाए, सरकार को भी संभाल ले और देश को भी संभाल ले। आप जो हैं मुझसे इतना मुश्किल सवाल पूछ रही हैं, जिसको भगवान ने स्वयं भेजा अपना अवतार बनाकर इस दुनिया में, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से दुनिया में आया ही नहीं, उस व्यक्ति को मैं कैसे हिम्मत कर सकता हूं कुछ भी एडवाइस देने का। वो सर्वव्यापी हैं, सर्वज्ञानी हैं, उनसे बढ़कर ज्ञानी कोई पुरुष शायद दुनिया में आज के दिन नहीं है। तो मैं तो बहुत छोटा अपना आदमी हूं, मैं क्या एडवाइस करूंगा। लेकिन इतना ही कहूंगा कि आने वाला जो समय है वो बहुत रोचक होने वाला है, आप और हम उसको एंजॉय करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच यशवंत जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सर। थैंक यू।